जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे परिवार में। कैसे हो आप सभी। हम बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री पर, गुर्जर प्रतीया राजवंश पर। ठीक है, गुर्जर प्रतीया राजवंश में हमने सबसे पहले कौन सी शाखा पढ़ी थी? मंडोर शाखा हमने सबसे पहले पढ़ ली थी। आज हम बात करने वाले हैं बीनमाल शाखा पर। किस शाखा पर बात करने वाले हैं? बीनमाल शाखा पर। अभी तक आपने मंडोर शाखा नहीं पढ़ी तो एक बार जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और फिर आकर ये बीनमाल शाखा देख लेना। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। एक बार आप इस सभी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके। आज हम कौन सी शाखा पढ़ने वाले हैं? आज हम बीनमाल शाखा पढ़ने वाले हैं। आप यहीं से ज़्यादा कन्फ्यूज होती हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। बीनमाल शाखा में कहा जाता है नागभट्ट प्रथम ने चामुंडा शासकों को पराजित किया था। किन शासकों को किया था? वो चामुंडा शासकों को पराजित किया था। किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल कब से कब तक है? वो 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक है। किनका है? नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को क्या कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को बीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है। सीधा प्रश्न आ सकता है, बीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक किससे कहते हैं? तो क्या करके आना? नागभट्ट प्रथम को करके आना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगले हमारे बीनमाल शाखा को क्या कहा जाता है? रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहते हैं। किससे कहते हैं? बीनमाल की शाखा को क्या कहते हैं? रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहते हैं। आपको इतना डीपली अभी तक नहीं आपने पढ़ा और नहीं किसी ने करवाया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप बस अंत तक बने रहना, आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसे प्रतिहारों का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। सीधा प्रश्न आ सकते हैं, प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो क्या करके आना है? नागभट्ट प्रथम को। अगर ऐसे आ जाए कि प्रतिहारों का सिर्फ संस्थापक किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं? हरिश्चंद्र को कहते हैं, क्योंकि उसने सबसे पहले कहाँ पर नींव रखी थी? मंडोर में नींव रखी थी। ठीक है, ये आपको नोट करके रखनी। आया कहाँ से था ये हरिश्चंद्र? ये गुजरात प्रदेश, गुजरात से आया था। ठीक है, और गुजरात से सीधा कहाँ पर आया था? मंडोर आया था। कौन? हरिश्चंद्र। ठीक है, तो प्रतिहार का सिर्फ संस्थापक किसे कहते हैं? तो कौन हो जाएगा? हरिश्चंद्र। जबकि वास्तविक संस्थापक कौन है? वो हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। चलिए आगे चलते हैं हम। नागभट्ट प्रथम के दरबार को क्या कहा जाता है? नागभट्ट के प्रथम के दरबार को नागाव लोग कहते थे। क्या कहते थे? नागाव लोग। ठीक है, ये नागभट्ट प्रथम का दरबार कहलाता था। इसी मलेच्छों का नाशक भी कहते हैं। किसे कहते हैं? नागभट्ट प्रथम को क्या कहते हैं? मलेच्छों का नाशक। ये नोट करके रखना है, सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि मलेच्छों का नाशक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगले हमारे इसे ग्वालियर परिस्थिति में क्या कहा गया? इसे ग्वालियर परिस्थिति में नारायण की मूर्ति का प्रतीक माना गया। किसे माना गया? नागभट्ट प्रथम को। ठीक है, किस परिस्थिति में माना गया? तो कौन सी परिस्थिति है? ग्वालियर परिस्थिति। क्या माना गया? नारायण की मूर्ति का प्रतीक। ठीक है, इसका रचयिता कौन है? वो है बाला द्वितीय। कौन है? बाला द्वितीय। ये आपको नोट करके, एक मिनट वापस लिख देता हूँ। कौन है? बाला द्वितीय। किस प्रशस्ति के रचयिता? वो है ग्वालियर प्रशस्ति के रचयिता। कौन है? बाला द्वितीय। ठीक है, ये आपको नोट करके रख लेना है साथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए चलते हैं। इसने चामुंड वंश के शासकों को पराजित किया था। किन शासकों को किया था? चामुंड वंश के शासकों को पराजित कर बीनमाल को राजधानी बनाया था। सीधा प्रश्न आ सकता है, चामुंड शासकों को पराजित करके किसने बीनमाल को राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? वो बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। इसने उज्जैन में क्या करवाया था? हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया। कहा जाता है कि नागभट्ट प्रथम के कोई पुत्र नहीं था, तो इसने कहाँ पर उज्जैन में क्या करवाया था? हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया था। और इस यज्ञ में कौन आया था? दंती दुर्ग, जो क्या था? राष्ट्रकूट का शासक था। किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कौन था? दंती दुर्ग था। ठीक है, इसके साथ कौन आई थी? इसकी पुत्री भूमिका आई थी। कौन आई थी? भूमिका। ठीक है, इसकी पुत्री भूमिका आई थी। और नागभट्ट प्रथम का भतीजा कौन था? वो था ककुस। कौन था? ककुस। ये यज्ञ पूरा हुआ नहीं है, इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इस दोनों भूमिका और ककुस के मध्य आपस में क्या हो गई थी? शादी हो गई। ये तो इसमें थोड़ी सी क्या आती है? लव स्टोरी आती है। ठीक है, तो सीधा प्रश्न आ सकता है। प्रश्न क्या आएगा कि उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। जिसमें किस राजा ने भाग लिया था? तो वो किसने लिया था?
दंती दुर्ग ने भाग लिया, जिसकी पुत्री कौन थी? भूमिका थी। ठीक है, ये आपको नोट करके रख लेना साथ में। ठीक है, इसने मिर्जा हासिम के अभियानों को पूर्णतः विफल किया था। सीधा प्रश्न आ सकता है, मिर्जा हासिम के अभियानों को पूर्णतः विफल किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था नागभट्ट प्रथम ने। किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। चलिए आगे चलते हैं हम। सिंध के गवर्नर जुनैद के भारत प्रवेश को स्वप्न से रोका था। सीधा प्रश्न आ सकता है, जुनैद के भारत में प्रवेश किसने रोका था? तो क्या करके आना? नागभट्ट प्रथम करके आना है। ठीक है, ये आपको नोट करके रख लेना साथ में। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देख लीजिए नागभट्ट के समकालीन राजा कौन कौन से थे। तो नागभट्ट के समकालीन राजा कौन से? राष्ट्रकूट के दंतिद्रुग, जिनकी पुत्री कौन थी? भूमिका थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? नागभट्ट के भतीजे ककुस्त के साथ हुआ था। कश्मीर का कौन था? कश्मीर का था ललिता द्वितीय। और कनौज का कौन था? वो था यशोवर्धन। सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नागभट्ट के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो ललिता द्वितीय। कनौज का कौन था? यशोवर्धन। और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। ठीक है, इनके समय राजस्थान में कौन कौन से शासक थे वो देख लीजिए, या कौन से राजवंश थे? राठौड़ थे, क्योंकि उस टाइम इंद्रजीत ने कौन सा राव चुड्डा को मंडोर क्या दे दी थी? राज्य में दे दी थी। तो फिर मंडोर कौन हो गई? राठौड़ हो गई, क्योंकि चुंडा का किस वंश का शासक था? वो राठौड़ वंश के शासक था। ठीक है, चौहान हो गए, चंदेल हो गए, गोयल हो गए, परमार हो गई और चालुक्य हो गई। ये इनके क्या थे? सामंत थे। किनके? नागभट्ट प्रथम के। चलिए आगे चलते हैं। इसने मेड़ता और उज्जैन को राजधानी बनाया। क्या बनाया था इसने? मेड़ता और उज्जैन को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। क्या बनाया था? मेड़ता और उज्जैन को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। ये आपको नोट करके रखने वाली बात है। ठीक है, तो एक बार आप वापस रिवीजन कर लीजिए इसका। ठीक है, नागभट्ट प्रथम का दरबार क्या कहलाता? तो वो कहलाता नागांव लोक। इसे ग्वालियर परिस्थिति में क्या कहा गया? इसे ग्वालियर परिस्थिति में नारायण की मूर्ति का प्रतीक माना गया। किसे माना गया? नागभट्ट प्रथम को। तो इनके समकालीन भारत में राजा कौन से? कश्मीर में कौन था? कश्मीर में कौन था? कश्मीर में था ललिता द्वितीय। कौन था? ललिता द्वितीय। और राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। ठीक है, और कनौज में कौन था? कनौज में था यशोवर्धन। ये आपको सभी नोट करके रखना। इसे नागभट्ट प्रथम को क्या कहा जाता है? इसे प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। और भीनमाल शाखा का क्या कहा जाता? संस्थापक कहा जाता है। इसे मलेचों का नाशक का भी इसने क्या कहा था? इसने मलेचों का भी नाशक किया था। ठीक है, इसने चावंड वंश के शासकों को पराजित करके किस वंश की नींव रखी थी? गुर्जर पटियार वंश की नींव कहाँ पर रखी थी? भीनमाल में रखी थी। ये आपको नोट करके रखने वाली बात है। ठीक है, और इसने कौन सा यज्ञ करवाया था? तो वो कौन सा यज्ञ करवाया था? हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया था। ठीक है, इस शाखा को क्या कहा जाता है? इस शाखा को गुर्जर रघुवंशीय पटियार शाखा भी कहते हैं। ये आपको नोट करके रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगले कौन है? ककुस्त। इनकी इतनी जानकारी नहीं मिलती। और अगले कौन है? देवराज। इनकी भी इतनी जानकारी नहीं मिलती। ककुस्त की शादी किससे हो गई थी? ककुस्त की शादी दंतिद्रुग की पुत्री कौन थी? भूमिका थी। कौन थी? दंतिद्रुग की पुत्री कौन थी? भूमिका। उससे क्या हो गई थी? शादी कब हो गई थी? जब नागभट्ट ने क्या करवाया था? हिरण्य गर्भदान ये करवाया था। उस टाइम इसकी क्या हो गई थी? आपस में शादी हो गई थी। दोनों के बीच क्या हो गया था? लव हो गया था, और आपस में क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। ठीक है, अगले कौन है? देवराज। इनके भी इतना उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगले हमारे वस्त्रराज, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि और भी हमें पढ़ना है। ठीक है, बस जल्दी जल्दी, ये छोटा सा वीडियो होगा। आप जल्दी जल्दी अगर कहीं घूमते होंगे ना, तो अभी आप इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अगले कौन है? अगले हमारे वस्त्रराज। कौन है? वस्त्रराज। जहाँ जिनके समय भारत में क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। सीधा प्रश्न आता है एग्जाम में, भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो किस शासक के समय हुआ था? वो हुआ था वस्त्रराज के समय। ठीक है, वो कैसे हुआ? एक मिनट, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते त्रिपक्षीय संघर्ष कैसा हुआ था। ये क्या है? हमारा राजस्थान। क्या है? हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है, ये आपको बनाना। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यह कनौज में कौन था? कनौज में था इंदिरा युद्ध। कौन था? इंदिरा युद्ध था। ठीक है, और यहाँ कौन था? वस्त्रराज। ये क्या? भीनमाल है। और भीनमाल से यहाँ पर
कनौज पर किसने आक्रमण कर दिया था? वस्त्रराज ने आक्रमण कर दिया था। कहाँ पर कर दिया था? कनौज में। कनौज में कौन था? कनौज में था इंद्रायुध। बाद में कौन शासक बनेगा? बाद में बनेगा चक्रायुध। ठीक है, यहाँ पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ पर शासन किसका हो गया था? यहाँ पर शासन हो गया था वस्त्रराज का। यहाँ पर वस्त्रराज का शासन हो गया था। और यहाँ पर बंगाल, बंगाल में कौन था? पाल वंश था। कौन था? पाल वंश था। ठीक है, बंगाल में पाल वंश था। और पाल वंश का कौन शासक था? धर्मपाल। धर्मपाल ने जालौर पर आक्रमण कर दिया, यानी बीनमाल पर आक्रमण किया, आक्रमण कर दिया इसने यहाँ पर। तो भी ये कौन? वस्त्रराज जीत गया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे हुआ और संघर्ष कैसे नहीं हुआ। ठीक है, ज्यादातर आप यहीं पर कंफ्यूज होते। तो पाल वंश के कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल ने कहाँ पर कर दिया? जालोर। जालोर बीनमाल में। तो यहाँ पर आक्रमण कर दिया और ये धर्मपाल क्या हो गया था? हार गया था। धर्मपाल हार गए और वस्त्रराज क्या हो गया था? जीत गए। तो इधर एक दक्षिण में कौन थी? राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश। तो यहाँ पर कौन था? यहाँ पर था ध्रुव प्रथम। कौन था? ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम था। तो इन दोनों ने आपस में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। क्या कर ली थी? आपस में संधि कर ली थी। किसने? धर्मपाल और ध्रुवपाल ने क्या कर ली थी? आपस में संधि कर ली थी। आपस में संधि करके इसने कहाँ पर आक्रमण कर दिया? यहाँ पर सीधा कनौज पे आक्रमण कर दिया। कहाँ पर कर दिया? कनौज पे। क्योंकि कनौज में शासक कौन था? कनौज में था वस्त्रराज। क्योंकि यहाँ से इंद्रायुध तो क्या हो गया था? हार गए और वो भाग गया। ठीक है, तो फिर इसने यहाँ पर आक्रमण किया और इन दोनों ने मिलकर कहाँ पर कर दिया था? कनौज पर आक्रमण कर दिया था। जैसे इन्होंने कनौज पर आक्रमण किया, वस्त्रराज तो क्या हो गया? भाग गया था कनौज छोड़कर। ठीक है, यह था त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें चक्रायुद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष सिर्फ तीनों के बीच चला। किन के बीच चला था? वस्त्रराज हो गया, धर्मपाल हो गया और ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट वंश का, धर्मपाल पाल वंश का था और वस्त्रराज गुर्जर प्रतिहार। ये आपको नोट करके रखना। ऐसा होता त्रिपक्षीय संघर्ष। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम वापस देख लेते हैं कैसे हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, चलिए चलते हैं हम। त्रिपक्षीय वस्त्रराज ने कनौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, किसने किया था? वस्त्रराज ने। किसको किया था? इंद्रायुध को पराजित किया था। चलिए आगे है पाल वंश। पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल कहाँ पर आक्रमण करता है? धर्मपाल जालौर पर आक्रमण करता है। लेकिन वस्त्रराज इस युद्ध में क्या हो जाता है? जीत जाता है। क्या हो जाता है? जीत जाता है। कौन जीत जाता है? वो जीता वस्त्रराज। किससे? धर्मपाल से। अगले हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का क्या कौन था शासक? वो था ध्रुव प्रथम। तो ध्रुव प्रथम और धर्मपाल ने आपस में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और संधि करके इन्होंने किस पर आक्रमण किया था? इसने आक्रमण किया था वस्त्रराज पर। वस्त्रराज पर आक्रमण किया दोनों ने। तो दोनों की सेना बड़ी थी और वस्त्रराज घबरा के क्या हुआ था? भाग गया था। वस्त्रराज भाग गया था। हीरा और ध्रुव प्रथम और धर्मपाल मिलकर आक्रमण किया तो वस्त्रराज क्या हो गया था? भाग गया था। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना। ये था त्रिपक्षीय संघर्ष। किनके मध्य हुआ था? धर्मपाल, ध्रुव प्रथम और वस्त्रराज के मध्य संघर्ष हुआ था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वस्त्रराज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो रणहस्तिन की उपाधि थी। ठीक है ना, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हाथियों के समान। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। हाथियों के समान शक्तिशाली। क्या होता है? तो हाथियों के समान शक्तिशाली। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख बुचकला शिलालेख में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? बुचकला का शिलालेख। ये है कहाँ पर? ये जोधपुर में है। ठीक है, ये आपको नोट करके रखने वाली बात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके दरबारी कौन थे वो भी देख लीजिए। किनके? वस्त्रराज के। इनके दरबारी थे 778 ईस्वी में उदितन सूरी ने वस्त्रराज के समय कौन सा ग्रंथ लिखा था? ये इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जितनी सीमा नहीं, ये हर एग्जाम में आता है। कौन सा ग्रंथ लिखा था? वो लिखा था कुलेमाला ग्रंथ लिखा था। कहाँ पर लिखा था? जालौर में लिखा था, या जालौर में इसकी ही रचना की थी। सीधा प्रश्न आए या तो आपको मिलाकर पूल लेगा। उदितन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कुलेमाला ग्रंथ लिखा। कब लिखा था? 778 ईस्वी में। कब लिखा था? 778 ईस्वी में। कहाँ पर लिखा था? वो लिखा था जालौर में। ठीक है, इस ग्रंथ में मरुभाषा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपको अन्य बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, इस ग्रंथ में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया? इस ग्रंथ में 18 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगले हमारे 778 ईस्वी में जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की रचना की थी? हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी?
जीनसेन सूरिन है, ठीक है, ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। ये किन के समय थे दोनों, ये वस्त्रराज के समय थे, ठीक है, ये आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, ये 783 नहीं होगा, नहीं 778 नहीं होगा दोनों, ये 783 होगा। कितना होगा, 783 होगा, ठीक है। ये 778 उदितन सूर्य ने तो 778 में इसकी रचना की थी, लेकिन जीनसेन सूर्य ने कब की थी, वो की थी 783 में। कब की थी, 783 में की थी, ये आपको नोट करके रखना, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, अब वापस सही कर लेना, ठीक है। कब की थी, 783 में। कब की थी, 783 में। किसने की थी, जीनसेन सूर्य ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना वापस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। वस्त्रराज शैव धर्म का अन्वय था, सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। वस्त्रराज किस धर्म का अन्वय था, तो वस्त्रराज शैव धर्म का अन्वय था। कनौज को पहली बार आज ही राजधानी किसने बनाया था, तो वो किसने बनाया था, वस्त्रराज ने बनाया था, ठीक है। सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में, कनौज को पहली बार आज ही राजधानी किसने बनाया, तो किसने बनाया था, वो बनाया था वस्त्रराज ने, ठीक है। वस्त्रराज ने ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहते हैं, कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना भारत में कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। वस्त्रराज ने ओसिया में किस मंदिर का निर्माण करवाया था, सूर्य मंदिर का, जिसे क्या कहते हैं, कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। वस्त्रराज ने ओसिया में महावीर स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। किस मंदिर का निर्माण करवाया था, महावीर स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये मंदिर पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है, ये नोट रखने वाली बात है, ठीक है। ओसिया को क्या कहा जाता है, ओसिया को उपकेश पटन कहा जाता है। क्या कहा जाता, उपकेश पटन कहा जाता है, किसे, ओसिया को, ठीक है। और ओसिया में कौन सी माता का मंदिर है, ओसिया में सच्चाई माता का मंदिर है, ठीक है, ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओसिया या दौलतपुर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि वस्त्रराज ने, ये मंडी नहीं, ये बंडी है, क्या है, बंडी है, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, बंडी है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, वापस पीडीएफ में इसमें आपको सही मिल जाएगा, ठीक है। बंडी शासकों को पराजित किया, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ओसिया या दौलतपुर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। ये आपको नोट करके रखने वाली बात है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। वस्त्रराज को कौन सी उपाधि प्रदान थी, तो वस्त्रराज को रणहस्तिन की उपाधि प्रदान थी। कौन सी उपाधि थी, रणहस्तिन की उपाधि प्रदान थी। किसे थी, वस्त्रराज को, जिसका क्या अर्थ होता है, जिसका युद्ध में हाथियों के समान शक्तिशाली, ठीक है। ये आपको नोट करके रख लेना। इनके समय क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष इनके मध्य हुआ था। पाल वंश का कौन था, पाल वंश का धर्मपाल था। और राष्ट्रकूट का कौन था, राष्ट्रकूट का ध्रुव प्रथम था। इनके मध्य क्या हुआ था, आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष था। और कनौज में कौन था, कनौज में था इंद्रयुध। कौन था, इंद्रयुध। बाद में कनौज का शासक कौन बनेगा, वो बनेगा चक्रायुध। तो वस्त्रराज ने इंद्रयुध पर आक्रमण किया, तो इंद्रयुध क्या हो गया, हार गया था, ठीक है। तो कनौज पर किसका अधिकार हो गया, वस्त्रराज का अधिकार हो गया था। फिर पाल वंश के धर्मपाल ने आक्रमण किया था, किस पर, वस्त्रराज पर। तो धर्मपाल क्या हो गया था, हार गया था। फिर इन ध्रुवपाल और धर्मपाल ने आपस में संधि करके इस पर आक्रमण किया, तो वस्त्रराज क्या हो गया था, भाग गया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द, ठीक है। आज इतना टाइम नहीं रहा है, ठीक है, अन्यथा आज ये पूरा करवा देता, एक हम अगले पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जीके बाई रिस्की के नाम से, क्या नाम है, जीके बाई रिस्की के नाम से है, ठीक है। तो आप अभी जाकर क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, क्या है, जीके बाई रिस्की के नाम से है, ठीक है। ये अभी जाकर ज्वाइन कर लेना, आपकी इसकी पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगी, ठीक है। और आपको अन्य नोट्स है वो भी यहीं पर मिलेगी।